हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत मस्त होंगे और अपने नए साल की शुरुआत करें महाभारत बैच के साथ। जी हाँ, अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। एसके मिश्री आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत बेहतरीन तैयारी करवा रहा है। मैं आज प्रॉमिस कर रहा हूं आप सभी से कि हम जो भी सेट पेपर देंगे आपको, गारंटी सर, वादा है कि आपके बोर्ड में आएगा। भरोसा करिए सर, आप अपने इस यूट्यूब चैनल एसके मिश्री पर सब्सक्राइब करके रखिए। मैं चैलेंज करता हूं सर, चैलेंज करता हूं, जो सर मैं आपको पेपर दूंगा सर, हर एक पेपर प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में छपेगा। आप पूरी सिलेबस कहीं से पढ़िए, लेकिन पेपर सर एसके मिस्त्री के द्वारा पढ़िए। मैं चैलेंज करता हूं सर, हर एक प्रश्न फंसा दूंगा। और ये सर कसम खाते हैं सर हम लोग नए वर्ष के दिन कि हाँ, हम लोग अब मेहनत करेंगे और हम वो पेपर आपको देंगे सर जो सर आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। और इसी नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी के लिए महाभारत बैच अब मात्र आज के लिए, वैसे तो 1200 रुपए है, बट मैंने डिस्काउंट करके मात्र 91 रुपए में देने का वादा किया है। तो महाभारत बैच को जरूर जाकर ज्वाइन करिए, मात्र 91 रुपए में। सर मैंने उसमें ना आपको पेपर का पीडीएफ बना बना के देखा दिया है विथ वीडियो सॉल्व। अब मैं प्रॉमिस किया हूं सर, कसम से सर जी, उसका फिजिक्स का केवल 7 से 8 सेट पढ़ लीजिए। ये सर गारंटी देते हैं सर, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। मेरा जो सर जी वर होते ना जो काम करने वाले सर, वो रो देते हैं, कहते हैं कि सर हम पेपर 3 पेपर से ज्यादा निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सर ये 3 पेपर में ही आपके पूरे प्रश्न हो गए जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। हमका नहीं भाई, आप 7 पेपर निकालो बच्चों के लिए, कोई ना कोई एक अगर क्वेश्चन मिस ना होने पाए। सोचिए इतना तगड़ा सर हम मैंने बनाया है। हिंदी में सर चैलेंज करते हैं सर, मैंने महाभारत बैच में वो पेपर आपको दिया सिलेक्टेड वाला जो सर आपके बोर्ड परीक्षा में छपेगा। इंग्लिश का लीजिए, बायोलॉजी का लीजिए, केमिस्ट्री का लीजिए। तो जाइए सर महाभारत बैच ज्वाइन करिए। मात्र मात्र ये ऑफर सर जी सीमित समय के लिए 1 से 2 दिन तक रहने वाला है, 3 जनवरी तक लागू रहेगा। मात्र 91 रुपए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से एसके मिशरी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, महाभारत बैच ज्वाइन करिए। सर मैं भी कसम खा रहा हूं सर, वो पेपर आपको देंगे जैसे वो जो बोर्ड परीक्षा में आएगा यूट्यूब और महाभारत बैच में, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। यूट्यूब पे तो वीडियो आपको मिल ही रही है, बट और सेपरेटेड सारा चीज मैंने दिया है, ठीक है ना। तो ज्वाइन कर सकते हैं महाभारत बैच। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं सर, आपके पूरे यूट्यूब पर सर हम वो सिलेक्टेड पेपर आपको दे देंगे जो सर बोर्ड परीक्षा में आएगा। लेकिन एक जगह जो आपको कंटेंट मिलना चाहिए, उसके लिए सर महाभारत बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेकिन आप लोग ये जो नए वर्ष है, अपने माँ बाप को सर खुश रखिएगा, बाकी कुछ नहीं करिएगा, ठीक है ना। बाकी सर ठीक है, केवल तारीख बदलेगी, दिन समय मौसम सब वही रहने वाला है, केवल डेट चेंज होगा। तो इसलिए ठीक है, डेट चेंज होता है तो क्या हुआ, लेकिन सर हम कसम खा के बोलेंगे कि अब से पढ़ेंगे और 24 फरवरी तक सर अपना मेहनत करेंगे। 3 फरवरी बायोलॉजी है सर, और जो आर्ट वाले वो भी मेहनत करेंगे। और 6 मार्च के दिन अपना फिजिक्स का सर आने वाला सिलेक्टेड पेपर सर आपको देने वाले हैं। ये पेपर तैयार कर लीजिए सर, रामबाण इलाज है, ठीक। 346 XY पेपर कोड है, 70 नंबर का पूर्णांक है। आने वाली वीडियो में इसका फुल सोल्यूशन मैं करवा दूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, ठीक है ना। सर भरोसा करिए अपने यूट्यूब चैनल, सर एक एक से सर वीडियो से लेके आएंगे, एक एक से चीजें करवाएंगे सर जी, पूरी तैयारी करवा देंगे, ठीक है ना। बाकी पीडीएफ, अगर पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप अनसॉल्व खरीदते हैं ना, तो सर वहां पे आपको मिल जाएगा महाभारत बैच के अंदर। अनसॉल्व तो आपको कुछ पेपर सेट आपको टेलीग्राम मिल जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मिलके जम कर सब तैयारी करेंगे। लेकिन सर आप ये नए वर्ष पर मेहनत करिए और तगड़ा वाला सर नंबर छापिए, और कुछ भी आपको नहीं करना है। पेपर पैटर्न देखेंगे तो 70 नंबर का सर पेपर रहेगा, 30 नंबर केवल आपको पास होने के लिए चाहिए, और 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। और ये 3 घंटे 15 मिनट जो रहेगा ना सर, आपके भविष्य का निर्धारण करता है, पता है सर। मतलब कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब 91 रुपए कुछ है नहीं, मैं तो सर जी सब कुछ फ्री में दे दूं कंटेंट, उसकी वैल्यू नहीं रहती सर। मैंने उसमें सर जी आपके हैंड रिटेन नोट्स, चाहे फिजिक्स से हो चाहे केमिस्ट्री के, आप बायोलॉजी के हैंड रिटेन नोट्स, जिसकी सर प्राइस मैं 49 रुपए में एक बेचता हूँ, सोचिए वो भी मैं उसी में दे दिया हूँ। पेपर से सर अपनी आंखें फोड़ फोड़ के रात दिन सर बैठ के बनवाया है, कसम से आप ट्रस्ट नहीं करिए, बहुत मेहनत से सारी चीजें बनवाए हैं सर। अगर वो तैयार कर लेते हैं ना, गारंटी है सर एक भी आने वाला नहीं है बाहर। बाकी यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो आए उसको देख लीजिए, वहां के पेपर सेट सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व है भाई, पढ़ लो, याद कर लो, चैलेंज करते सर, बाहर एक भी नहीं आएगा प्रश्न, ठीक। निर्देश है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड अ ब स द और य। खंड अ जो है बहुविकल्पी है, जिसका प्रत्येक अंक 1 नंबर का है। खंड ब अति लघु उत्तरीय है, जो कि 1 नंबर का है। खंड स लघु उत्तरीय टाइप 1 प्रकार का, जो कि 2 नंबर का है। वहीं पे खंड जो द है, जो खंड द या लघु उत्तरीय टाइप सेकंड प्रकार का, जो कि 3 नंबर का है। वहीं पे खंड यह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपका 5 नंबर का रहने वाला है, ठीक। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सर ये अपना क्या खंड, सबसे पहला यहाँ पे सर ये अपना क्या देखने वाले हैं, खंड अ देखने वाले हैं सर। 6 अंकों का छपेगा भैया, ऐसे ऐसे ही सर जी एकदम पेपर को सॉल्व किया है, टेंशन ना लो, देख लो भैया।
तगड़े से एकदम सर सॉल्व करेंगे, परेशान मत होइए, एक क्वेश्चन का एकदम निचोड़ देने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विद्युतशीलता का सर मात्रक होता है। सर विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो ना वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। बट सर विद्युतशीलता होता क्या है? बट विद्युतशीलता होता क्या है, किससे दिखाते हैं इसको? तो विद्युतशीलता किसी पदार्थ की वह विशेषता है जो यह बताती है कि वह विद्युत क्षेत्र के को कितनी आसानी से अनुमति देता है, और दूसरे शब्दों में यह बताता है कि कोई पदार्थ विद्युत क्षेत्र में कितना प्रभावित करता है। ठीक, वही क्या कहलाता है सर? विद्युतशीलता कहलाता है। विद्युतशीलता का जो सर सामान्य सूत्र होता है ना, वो होता है अपसाइलम नॉट बराबर अपसाइलम नॉट इंटू आर, या फिर केवल अपसाइलम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपसाइलम भी लिख सकते हैं। अपसाइलम बराबर अपसाइलम नॉट इंटू ई अपसाइलम आर लिख सकते हैं। जो अपसाइलम नॉट है ये निर्वात विद्युतशीलता है, और अपसाइलम आर क्या है? सापेक्ष विद्युतशीलता है। हालांकि ये सूत्र उत्र नहीं आता, वो डायरेक्ट मान पूछता है, वैल्यू। तो विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है एप्सिलॉन जीरो का 8.85 गुणित 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देखिए क्या है? 8.85 गुणित 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर जो होता है, ये निर्वात की विद्युतशीलता का सर क्या होता है? मान होता है। बोले तो सर वैल्यू होती है। ठीक, अगला लीजिए सर। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है? एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम कितना है सर? 6 वोल्ट मीटर इनवर्स है। तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होगा, ये न्यूमेरिकल है। ये बोल क्या रहा है, पहले ये देखिए कि विद्युत क्षेत्र वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स है, या 6 वोल्ट ऐसे लिख सकते हैं इसको, 6 वोल्ट प्रति मीटर ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पे आयाम निकालना है, तो वो राइट आंसर होगा 2 गुणित 10⁻8 टेस्ला। कैसे सर सॉल्व कैसे करेंगे, यही तो सर खास बात है। और ऐसे सर महाभारत बैच में जो पेपर दिया ना सॉल्व है बहुत तगड़ा वाला, तो जय महाभारत बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, दोनों मिल के एकदम मिक्सअप करके हम तैयारी करेंगे। मान लीजिए सर धन नहीं है तो यार कोई बात नहीं, वैसे 91 आज बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप फोन में रिचार्ज कराते हो ना सर? हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं सर? मजा नहीं कर ले रहे हैं सर। आपके माँ बाप ना सर आपको सब बहुत मेहनत से पैसा देते हैं, कसम सर ना बहुत इज्जत करते हैं, एक एक रुपए की सर इज्जत करते हैं आपकी, एक बात याद रखना। सबसे पहले दिया है वैद्युत क्षेत्र का आयाम ई बराबर सर कितना है? 6 वोल्ट प्रति मीटर है। इसको और क्या लिख सकते हैं? अरे करजवा मीटर नीचे है, ऊपर कर देंगे तो वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स हो जाएगा। मीटर इनवर्स यानी -1 लग जाएगा। ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, क्या ज्ञात करना है सर? बी ज्ञात करना है। इसका सूत्र जो होता है वो होता है किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी का जो अनुपात होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल के क्या होता है? बराबर होता है। अगर हमें ई दिया है, बी निकालना है, तो सर फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा ना। फॉर्मूला तब आएगा जब आपको इसके बारे में पता रहेगा कि किस एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में जो वैद्युत क्षेत्र ई होता है वो चुंबकीय क्षेत्र बी का जो अनुपात होता है, ई और बी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात जो होता है, यानी कि ई और बी का जो अनुपात होता है वो सी प्रकाश की चाल के बराबर होता है। प्रकाश की चाल का मान कितना? 3 × 10⁸ गुरुदेव। रख दिए कर जवाब। ई का मान दिया है 6, तो बी नहीं आएगा का? बी नहीं आएगा का? गुरुदेव कही ले वही अब कही ले, कोनो दिक्कत नहीं बा। अर्थात यहाँ लिखेंगे ई अपान बी बराबर सी। हमें सी की वैल्यू पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ई का मान 6 दिया है, बी निकाल लीजिए। रखेंगे भैया, गुणा भाग करेंगे तो आ जाएगा 2 × 10⁻8 टेस्ला। कोनो दिक्कत है का? कोनो दिक्कत है का? कमेंट बॉक्स में छाप दो दिक्कत है। नहीं गुरुदेव कोनो दिक्कत नहीं बा, बहुत बढ़िया। स्माइल करते हुए सब पढ़िए, ये पूरा याद कर लो भैया, पेपरवा एकदम रट लो एकदम रामबाण इलाज है। स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य, यानी जो स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है वो किसके बराबर होता है? ठीक, तो होता है वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर के बराबर होता है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, और हेनरी का मान किसके बराबर होता है? वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर की। अब यहाँ पे एक चीज दिया है, स्वप्रेरकत्व और हेनरी। स्वप्रेरकत्व क्या होता है, हेनरी क्या होता है, ये भी तो जानने लगे। हाँ हाँ गुरुदेव जान लेते हैं। हेडिंग डालो भैया, स्वप्रेरकत्व मतलब कि सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, ये स्वप्रेरकत्व क्या होता है ये पहले ध्यान दो। स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि इस चालक में धारा में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के कारण चालक में एक वैद्युतवाहक बल यानी कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? स्वप्रेरण कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं सर? स्वप्रेरकत्व कहते हैं।
हेनरी क्या होता है? हेनरी स्वप्रेरकत्व का क्या होता है सर? एसआई मात्रक होता है। ध्यान देना, जो हेनरी होता है यह स्वप्रेरकत्व का क्या होता है? एसआई मात्रक, एसआई यूनिट होता है। इसे हम लोग एच से प्रदर्शित करते हैं। किसे दिखाते हैं? एच से दिखाते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर, अब यही था ना निकालना। चलिए देख लेते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर कैसे आएगा। यदि हम स्वप्रेरण के सूत्र को देखें तो हमें पता चलता है कि ई बराबर एप्सिलॉन बराबर होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है, जहां पे एप्सिलॉन क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल वोल्ट में, एल क्या है? स्वप्रेरकत्व जो कि हेनरी में है, और डी आई अपॉन डी टी क्या है? धारा में परिवर्तन की दर है, एम्पियर प्रति सेकंड है। अब हमें यही यल निकालना है, तो इसको गुणा भाग करेंगे तो एप्सिलॉन इंटू डी टी अपॉन क्या हो जाएगा? डी आई हो जाएगा, ठीक है ना। और यहीं पे एकदम वैल्यू आप पूरी पुट कर देंगे तो निकल जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर हो जाएगा। बट काम खत्म हुआ। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर, एक रेडिएक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक सक्रियता 40 दिनों में घटकर 1/16 रह जाती है, तो रेडिएक्टिव पदार्थ का मतलब पदार्थ का 16 की अर्धायु होगी सर, 10 दिन आएगा। कैसे? हाउ? कैसे आएगा? इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो गया यार, कोई ना टाइपिस्ट से बोलेंगे भाई साहब हर टीम में डाल दिया यार, किए थे लेकिन वो डिलीट कर दिया हमें लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अगला यहाँ पे, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती सर। किस पर नहीं निर्भर करती है सर? द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य संवेग पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है, और सर वेग पर, बट आवेग पर सर नहीं करती। लेकिन सर होती क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये तो जान लीजिए। द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य और संवेग ए का एक व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ है कि एक की वृद्धि दूसरे में कमी लाती है, और इसके क्या होती है सर? विपरीत होती है। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर एच अपान पी। तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या होता है? एच अपान पी होता है। जो सर हमारा लैम्डा होता है ये क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है। एच नियतांक है, पी के संवेग है, बोले तो मोमेंटम। पी बराबर क्या होता है? एम वी होता है। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं गुरुजी हम, कि द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य द्रव्यमान वेग या आवेग पर निर्भर नहीं करती। ये गुण द्रव्य तरंग के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वे द्रव्य तरंग को निर्धारित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी केवल 3 मीटर तक देख सकता है, उसके लिए 12 मीटर तक स्पष्ट देखने के लिए निर्धारित लेंस की फोकस दूरी होगी। सर कितनी होगी सर? -4 मीटर होगी। बट सर हम निकालेंगे कैसे? सबसे पहले जो निकट बिंदु कितना दिया है? 3 मीटर, और दूर बिंदु कितना दिया है सर जी? 12 मीटर दिया है, ठीक ना। 12 मीटर दिया है, यानी कि यहाँ प्रतिबिंब की दूरी, दूर बिंदु कितना है? प्रतिबिंब की दूरी जो दूर बिंदु है सर जी, v बराबर 3 मीटर, और u बराबर कितना दिया है? हाँ सॉरी, ये हो जाएगा, ये दूर बिंदु, ये v हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। निकालना क्या है? फोकस दूरी f निकालना है। फार्मूला क्या होता है? f 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और सबका मान रखिए, सबका मान रख दिए, v और u का इसमें मान रख दीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा f बराबर -4 मीटर। अतः व्यक्ति को 12 मीटर तक देखने के लिए -4 मीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। निष्कर्ष, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु देखने, स्पष्ट देखने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगला यहाँ पे सर खंड ब है। खंड ब में सर देखेंगे दूसरे का है, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? किसे कहते हैं सर आवेश की गतिशीलता? किसे कहते हैं? सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, आवेश की गतिशीलता का अर्थ किसी पदार्थ में वैद्युत आवेश हो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना, यह गतिशीलता विद्युत धारा के कारण होता है। मतलब कुल मिला के कि किसी पदार्थ में विद्युत आवेशों की गति करना, एक स्थान से दूसरी स्थान, इलेक्ट्रॉनों की गति करना, ये क्या कहलाता है? आवेश की गतिशीलता कहलाता है, ठीक। और जो आवेश की गतिशीलता होती है विद्युत धारा के कारण होती है, ठीक। उदाहरण के लिए धातु मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से गति करते हैं, जिसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न क्या है, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई धारावाही चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए, मतलब सूत्र लिखना है। तो होता है F अपान एल बराबर म्यू जीरो L1 इंटू L2 अपान 2πd होता है। F अपान एल बराबर म्यू जीरो L1 इंटू L2 अपान 2πd है। जो F अपान एल है ये प्रति एकांक पर लगाया लंबाई पर बल है, प्रति एकांक लंबाई पर बल है। म्यू जीरो क्या है? निर्वात की चुंबक की पारगम्यता है। और जो यहाँ पे L1 और L2 है, आई नहीं है, ये L1 और L2 है, दो चालकों में प्रवाहित धाराएं हैं। और सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी
ये यल है, ये यल है, ये क्या यल है, बट ये I1 है और ये क्या है I2 है। माफी चाहते हैं, जो यहाँ पे I1 और I2 है, दो चालकों में प्रवाहित धाराएं हैं। D क्या है, चालकों के बीच की दूरी है। अगला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, मतलब कुल मिला के इसका फार्मूला लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो फार्मूला होता है E बराबर 2kp/r³। जो E है, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, K क्या है, कूलाम का स्थिरांक है, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, R क्या है, द्विध्रुव से केंद्रों के बीच की दूरी है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या है, गाउस का नियम क्या है? गाउस का नियम किसे कहते हैं, ये यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है। तो गाउस का नियम विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेशों के बीच संबंध बताता है और यह कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। फाई ई डॉट डी ए बराबर क्या होता है, Q/ε0 होता है, जहां ई क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र है, डीए क्या है पृष्ठ पर अल्पांश क्षेत्रफल है, क्यू क्या है पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश है और एप्सिलॉन जीरो क्या है निर्वात की विद्युतशीलता है। अगला प्रश्न यहाँ पंगा वाला क्या है, 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। सबसे पहले इसके लिए फार्मूला होता है U बराबर हाफ CV² होता है, जहां U क्या है संचित ऊर्जा है, C क्या है संधारित्र धारिता है, V क्या है संधारित्र में प्लेटों विभवांतर है, C 10 पिकोफैरेड दिया है, एक पिकोफैरेड में कितने फैरेड 10⁻12 फैरेड होता है, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 गुणित 10⁻12 पिकोफैरेड आ जाएगा। और इन्होंने वोल्ट विभवांतर वोल्ट कितना दिया 50 वोल्ट, सबका मान रख दीजिए तो U बराबर हो जाएगा आपका, देखिए U बराबर क्या होता है यहाँ पे 1.2 CV², इसमें रख देंगे वैल्यू निकल के आ जाएगा 1.25 × 10⁻8 जूल निकल कर आ जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, सब प्रश्न क्या है, किरचाफ का नियम क्या है। किरचाफ का नियम क्या होता है, किसे कहते हैं किरचाफ का नियम, ठीक क्या होता है। तो किरचाफ के दो नियम है, पहला नियम किरचाफ का प्रथम नियम धारा का नियम और दूसरा किरचाफ का द्वितीय नियम वोल्टता का नियम। सब पहला नियम धारा का नियम क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है शून्य होता है और यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। मतलब जो किरचाफ का प्रथम नियम होता है यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। वहीं पर द्वितीय नियम की बात करें तो किसी बंद लूप में सभी वोल्टता स्रोतों का बीजगणितीय योग उस लूप में सभी प्रतिरोधों पर वोल्टता वोल्टता पातों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है और यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक। और ये सभी नियम विद्युत परिपथों का विश्लेषण करने में क्या होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर जी, खंड स है, क्या है खंड स है, स का तीसरा है, ये सारे प्रश्न आप खुद से सॉल्व कर लेना ऑन योर डिमांड, मैं करवा दूंगा, चिंता मत करना, ठीक। अनुगमन वेग और विभवांतर के संबंध में सूत्र लिखिए। छह वाला है, समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन और अल्फा कण से संबंध डिब्रागली तरंगदैर्घ्य का अनुपात लिखिए। द्रव्यमान से बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और दिए गए परिपथ में 5 हाँ यहाँ पे मेगा एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोधक आर की वैल्यू निकालना, ये यहाँ पे दिया है, इससे निकालना है आपको फिगर से। अगला यहाँ पे खंड द है, सवाल ये सारे सारे कर ले जाए। चौथा का क्या है, विस्थापन धारा क्या है 25 मेगा हर्ट्ज, आवृत्ति का एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में x अक्ष के अनुदित गतिमान है, तो निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 6.3 J वोल्ट प्रति मीटर है, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का मान और दिशा निकालना है। उसके बाद अगला यहाँ पे C1 माइक्रोफैरड और C2 माइक्रोफैरड धारिता के दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरड है, यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैरड हो, तब C1 C2 की धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जो कि C1 C2 से क्या है आपका बड़ा है। अगला यहाँ पे ग वाला प्रश्न है, क्या ध्यान देना कि दो समांतर और सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है और क्यों। अगला है अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध और अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति व्यंजक ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगला है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए, फिर यहाँ पे पूरा पूरा ये न्यूमेरिकल दिया है, तो मतलब जब ये प्रश्न आएंगे तो आपको पूरा पूरा अच्छा ये सारे प्रश्न जो है ना महाभारत बैच के पेपर में सेट में एकदम मिले हैं और सॉल्व भी हैं, ठीक, इससे भी तगड़े वाले निचोड़ एकदम दिया है सर जी। अगला है ये यार यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, इसको चलिए हम आपको दिखा देंगे अगले में। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए तथा इसकी सहायता चुंबकीय द्विध्रुव की द्विध्रुव आघूर्ण की आपको परिभाषा देना है।
ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक ना। अथवा में एक ये सवाल कर लीजिए कि उसके स्थान पे दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा V बराबर 282 साइन 100 पाई टी वोल्ट से प्रदर्शित है। स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 2000 ओम है। तो ये आप निकाल सकते हैं। ज्ञात करना है इसमें क्या क्या, यहाँ पे आर एल सी आर का मान दिया हुआ है, स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य वर्गमूल, परिपथ का प्रेरण प्रतिघात, अ, परिपथ की प्रतिघाता, उसके बाद यहाँ पे आपका प्रतिबाधा, उसके बाद ग वाला है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम क्या है। दिए गए परिपथ की सहायता से एमीटर का पाठ्यांक और उसका प्रतिरोध आपको नगण्य है, आपको ज्ञात करना है। उसके बाद घ वाला है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए जब तरंगे सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न है कि चित्रानुसार एक वर्णी प्रकाश की किरण एक समकोणी प्रिज्म ए बराबर 90 डिग्री के पृष्ठ AB पर 45 अंश के कोण पर आपतित होती है, तो निर्गत किरण पर पृष्ठ AC से स्पर्शवत आपतित होती है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। उसके बाद खंड यह है। अब खंड यह में देखेंगे तो आपके दो ऑप्शन रहेंगे, एक नहीं आ रहा है तो दूसरा कीजिए अथवा में करके। देखिए जैसे यहाँ पे सबसे पहला कि किसी वैद्युत परिपथ की निश्चित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए, अथवा गाउस का नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। फिर सातवां देखिए, सातवां क्या है, यहाँ पे सातवां है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। आई तथा 4I तीव्रता की दो तरंगों की अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब स्रोत कलाशबद्ध हो और दूसरा कलाश असंबद्ध हो। अथवा में ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। प्रदर्शित चित्र में दिखाए गए प्रत्येक लेंस की फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है। बिंदु O के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए। किरण आरेख भी बनाइए। यदि दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। ठीक, तो ये वाला है। अगला यहाँ पे 8 वाला, 8वां क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं क्या है। हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तरों के इलेक्ट्रॉनों के लिए निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, बंधन ऊर्जा, कोणीय संवेग और कुल ऊर्जा। अथवा में ये नहीं आया तो ये कर सकते हैं। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है, प्रत्येक को एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता समझाइए और दोनों घटनाओं में नाभिकीय ऊर्जा क्यों निर्गत होती है। उसके बाद 9वां सवाल है यहाँ पे क्या है, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए, दिखाइए कि दोनों तरह के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। ये नहीं आ रहे तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं। पीएन संधि के पहला अग्र अभिनत दूसरा पश्च अभिनत अभिलक्षण विवेचना कीजिए और दोनों दशाओं में धारा के उत्पन्न होने के कारण और दिशा स्पष्ट करना है। और कुछ यहाँ पे भौतिक नियतांक आपके दिए रहेंगे मान। ये रहा आपका पेपर। और हाँ, नए वर्ष की शुरुआत करिए आप लोग महाभारत बैच के साथ। मैं तो यही कहूंगा सर, वहाँ सिलेक्टेड पेपर मैंने दिया है पीडीएफ विथ वीडियो फॉर्मेट के साथ साथ, लेकिन हैंड रिटन नोट्स भी मैंने दे दिया है, बोर्ड की कॉपी दे दिया, कैसे लिखना है सब कुछ हम मैंने प्रोवाइड किया। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, टेंशन ना लीजिए, मैं आपके साथ हूँ और हम लोग मिलकर सर कसम खाते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी बहुत तगड़ा करेंगे। और आज 2 दिन के लिए सर सीमित ऑफर है महाभारत बैच, जाइए अपना सीट बुक करिए मात्र 91 रुपए में, जो कि 1200 रुपए फीस थी घटा के 91 रुपए किया गया है। तो जय महाभारत बैच से जरूर जुड़ो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।